बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, जो कि हमारे पास लास्ट चैप्टर है क्लास 9 का। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम क्लास 10 स्टार्ट नहीं करेंगे। हम कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल बेस पे सारे चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे। हम देखेंगे कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे पास मिस हो चुके हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि आपका जो पेपर होगा वो अब एनालिटिकल बेस आएगा। मैंने तो आपको कंसेप्ट्स दिए हैं नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि रह जाती हैं हर इंसान से। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि जो चैप्टर्स में हमारे पास चीज़ें रह गई हैं उनको हम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और चैप्टर्स को दोबारा कवर करें। इसके लिए मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगी, तो इंशाल्लाह फिर हम उनको तब कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्टिविटी। हमने रिएक्टिविटी के बारे में बहुत पढ़ा है कि हम कहते थे कि एक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम बहुत रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, ये हम बहुत पढ़ते थे। आज हम देखेंगे कि हम केमिकल रिएक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं और किन एलिमेंट्स के अंदर हम केमिकल रिएक्टिविटी को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो बच्चों, बेसिकली केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है ना, वो होती है टेंडेंसी of an atom to combine with an other atom is called chemical reactivity। ठीक है, ये केमिकल रिएक्टिविटी की बेसिकली डेफिनेशन है कि एक एटम जो होता है हमारे पास किसी भी एलिमेंट का, वो किसी दूसरे एटम जो कि किसी दूसरे एलिमेंट का है उसके साथ कंबाइन करे, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्टिविटी, कि वो कितना ज़्यादा हमारे पास रिएक्टिव है। अब केमिकल रिएक्टिविटी की ना दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ आती है हमारे पास मेटल्स और दूसरी चीज़ आती है हमारे पास नॉन मेटल्स। आज बेसिकली हम सिर्फ मेटल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर हम जनरली देखें कि केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे इफेक्ट करती है। मेटल्स जो होते हैं बेसिकली किस वजह से मशहूर होते हैं, क्या उनकी खास प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर देते हैं। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं कि उनकी ये प्रॉपर्टी होती है, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट जिससे आपका पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा वो ये है कि केमिकल रिएक्टिविटी जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वो किस पर डिपेंड कर रही है, उनकी इलेक्ट्रॉन्स लूज पर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस पर। अगर कोई मेटल्स जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, वो उतना ही ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी होगा। और अगर हम बात करें नॉन मेटल की, जितना अच्छा नॉन मेटल होगा किस बेस पर कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी। इस चीज़ के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपका पूरा चैप्टर जो है वो बेस कर रहा है, मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऊपर और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऊपर। अब हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं जब वो अपना इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं जिनको कहा जाता है कैटायन। जबकि जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को और वो बन जाते हैं हमारे पास एनाइन। इस चीज़ के ऊपर उनकी केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है। आप अभी जो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है वो मेटल्स के ऊपर है, तो हम मेटल्स को ही आज कंसिडर करेंगे। अब अपने आसपास देखो, आपको बहुत सारे मेटल्स नजर आएंगे। स्टील बार देख रहे हो आप, आयरन ग्रिल देख रहे हो, लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था, ठीक है, जिसको हम क्रोजन से प्रिवेंट करने के लिए पेंट करते हैं, ठीक है। आप कोई स्टील स्पून देख रहे हो, आप कोई प्लेट देख रहे हो, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स ही हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमने पढ़नी है इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स की, कि मेटल्स जो होते हैं हमारे पास वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, कौन कौन से मेटल्स हैं, किस तरह के मेटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। आज बेसिकली हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देंगे मेटल्स के बारे में। अब हमें पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो हमारे पास पीरियड्स में भी होते हैं और ग्रुप्स में भी होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इनका एक जनरल ट्रेंड बता देती हूँ, जिसकी बेस पर आपको पता चल जाएगा कौन सा मेटल जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। आपने याद रखना है, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब क्या है, पीरियड में, तो जो हमारी रिएक्टिविटी होगी किस चीज़ की, नॉन मेटल्स की,
वो इंक्रीज करेगी। अगर हम मूव कर रहे हैं किसके अंदर, लेफ्ट टू राइट पीरियड्स के अंदर, तो हमारे जो नॉन मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी, जबकि जो मेटल्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और अगर हम देखें टॉप टू बॉटम, तो जो हमारे पास मेटल्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जबकि जो हमारे पास नॉन मेटल्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सिर्फ इस चीज के ऊपर हमारे पास पूरा का पूरा हमारा चैप्टर है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूं। अगर हमारे पास मेटल्स हो वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, मीन्स कि हम उनको पीरियड में देख रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। और अगर हम नॉन मेटल्स देख रहे हैं, मीन्स नॉन मेटल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं पीरियड के अंदर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो नॉन मेटल्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। और अगर हम ग्रुप्स में देख रहे हैं, मीन्स टॉप टू बॉटम आ रहे हैं इन ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो जो मेटल्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जबकि जो नॉन मेटल्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इस बेस के ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो है, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। अगर हम पढ़ें मेटल्स के बारे में, तो हमें पता है कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। ये उनकी खास प्रॉपर्टी होती है। उसके साथ साथ हमें पता है कि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने की एबिलिटी से। जितनी जल्दी हमारे पास कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी मेटल्स क्या होगी, वो इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो हमें पता है कि ये कैटायन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये पॉजिटिव आयन के साथ कैटायन बन गया। तो ये इस चीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं, जो कि एक एलिमेंट कब हासिल करता है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में हम नॉन मेटल्स के अंदर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, जब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो हमारे पास जो बन जाता है हमारे पास कैटायन, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब बच्चों मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रही हूँ, आप अपनी बुक पे लिख लो ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। द ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स to form positive ion, the greater is its positive character and higher its reactivity। ये जो मैंने आपको सारा पढ़ाया है ना अभी तक, ये सारा इस लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं। क्या है, द ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ मेटल, जितनी ग्रेटर ये टेंडेंसी होगी मेटल की, किस चीज की, टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, की वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए। द ग्रेटर इट्स पॉजिटिव करैक्टर, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, पॉजिटिव करैक्टर होगा, मींस उसकी कैटायन फॉर्मेशन बहुत आसानी से हुई है तो उसके पास पॉजिटिव करैक्टर ज्यादा है। एंड हायर इट्स रिएक्टिविटी, उतनी ही इसकी क्या होगी, हायर होगी रिएक्टिविटी इन केस ऑफ मेटल्स। अगर हम मेटल्स को क्लासीफाई करें इनटू 3 टाइप्स उनकी रिएक्टिविटी की बेस पर, तो हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। वो क्या है, वेरी रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और हमारे पास आते हैं लीस्ट रिएक्टिव। अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो हमारे पास क्या है, फ्रेंसियम, Fr। ये हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है किसका, पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। ये आपने याद रखना है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है हमारे पास फ्रेंसियम है, ठीक है। अब अगर हम देखें वेरी रिएक्टिव, तो हमें पता है कि जो ग्रुप 1 होता है एल्कली मेटल का, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम। ये जो होते हैं हमारे पास सबसे हाईली
रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मींस हाईली रिएक्टिव मेटल्स है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के। अल्कली मेटल्स प्लस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये आपने याद रखने हैं। इसके अंदर जो भी हमारे पास आ जाए, बेरिलियम आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, कैल्शियम आ जाए, जो भी आपको एमसीक्यू आए, आपने फौरन से पहले टिक लगा देना है कि हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये हाईली रिएक्टिव होगा। वेरी रिएक्टिव में आता है हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बेरिलियम, ये हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव, वेरी वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के। उसके बाद आता है हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव, मींस कि जो हमारे पास 50% रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। वेरी रिएक्टिव 100%, मॉडरेटली रिएक्टिव 50% और लीस्ट रिएक्टिव का समझो 20%, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव में हमारे पास आ जाते हैं जिंक, आयरन, टिन और लेड। ये बच्चों आपने याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और लीस्ट रिएक्टिव की बात करें तो हमारे पास आता है कॉपर, मरकरी और सिल्वर, ये हमारे पास सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव जो है हमारे पास मेटल्स आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। Materials exist in various forms and used to create things like airplanes, trains, buildings, and machines. Metals play a crucial role in these structures due to their properties. Non-metals located in the upper right of the periodic table can be gases, liquid, soft, and hard solid. उन्होंने यहाँ पर non-metals का भी थोड़ा सा बताया हुआ है, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कवर करेंगे कि non-metals कहाँ पर प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। यहाँ पर सिर्फ हम आज मेटल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। Example of non-metals includes carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur, halogens and noble gases. बच्चों आपने non-metals जो है हमारे पास, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर लेस देन 50 to 20% होते हैं। 82% जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स ही होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। और नॉन मेटल्स की जो रेशो होती है वो सबसे कम होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं आप लोग। नॉन मेटल्स हैव डाइवर्स केमिकल एक्टिविटी फॉर्मिंग आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स व्हिच कैन बी सॉलिड और गैसेस। Metals are elements excluding hydrogen that tend to be electropositive, forming cations by losing electrons. They can be categorized based on their reactivity: very reactive potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium; moderately reactive zinc, iron, tin and lead; and least reactive और noble gases जो है हमारे पास कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर और गोल्ड। अब देखो बच्चों यहाँ पर नोबल गैसेज हैं, तो हमें पता है कि नोबल गैसेज होती हैं ना तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास गेन करती हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास लूज करती हैं। तो हमारे पास क्या है, वो तो रिएक्शन शो ही नहीं करती, वो लीस्ट रिएक्टिव है हमारे पास, सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी जो होती है हमारे पास वो करती है, वो रिएक्टिविटी को उतना ही डिक्रीज कर देती है। जितना कोई स्टेबल हमारे पास एलिमेंट होगा उतना ही वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। उसको कोई जरूरत नहीं पड़ी वो जाकर किसी से रिएक्शन करता फिरे, उसके पास सारी वैलेंसीज कंप्लीट है, उसको कोई जरूरत नहीं अपना इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, आप देखो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ फर्स्ट जो हमारे पास 4 पीरियड्स हैं वो दिखाए हैं आपको। ये येलो कलर जो है वो शो कर रहा है मेटल्स को, जो सी ब्लू कलर है वो शो कर रहा है किस चीज़ को, आपके नॉन मेटल्स को, और जो ग्रीन कलर है वो शो कर रहा है मेटलाइट्स को। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ना हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास नॉन मेटल है, ठीक है। याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि आपके पास कुछ उन्होंने एमसीक्यूज में आपको मेटल्स दिए होंगे, साथ हाइड्रोजन भी दिया होगा, ठीक है। तो आपने वहीं से इसको फौरन से पहले गेस कर लेना कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो क्या है, वो नॉन मेटल है। और यहाँ पर हाइड्रोजन को इसके साथ नहीं लिखा जाता, यहाँ पर थोड़े सा जो होता है स्पेस दी होती है हाइड्रोजन के अंदर और लिथियम के अंदर, ठीक है। ये शो करने के लिए हाइड्रोजन ग्रुप 1 के अंदर उसको पढ़ते तो जरूर हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है हमारे पास वो मिक्स होती हैं, वो हर एक एलिमेंट से, हर एक ग्रुप के एलिमेंट से मिलती होती हैं, तो इसलिए हम इसको स्टार्ट में रख देते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे पास जो येलो कलर के हैं हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास ये ब्लू कलर के हैं ये नॉन मेटल्स हैं, जबकि जो ग्रीन कलर में ये हमारे पास क्या है, मेटोलाइट्स हैं। अब देखो बच्चों यहाँ से हम मूव करें लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स, तो देखो आप यहाँ पर लिथियम और बेरिलियम ये हमारे पास मेटल्स हैं। जैसे जैसे हम यहाँ मूव करें तो हमारे पास नॉन मेटल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। मेटल्स से आप नॉन मेटल्स की तरफ आ रहे हो तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, जबकि यहाँ पर नॉन मेटल्स ज्यादा प्रेजेंट है। नॉन मेटल्स का जो होता है हमारे पास पीरियड के अंदर, हमने अभी पढ़ के हटे हैं, पीरियड्स के अंदर उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है। लेकिन जैसे आप डाउन टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो क्या होगा, हमारे पास इनकी रिएक्टिविटी जो होगी वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। लेकिन मेटल्स की जो होगी वो इंक्रीज करेगी, जबकि जो हमारे पास नॉन मेटल्स है उनकी डिक्रीज करेगी, क्योंकि इसके नीचे भी हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस के नीचे भी हमारे पास ग्रुप डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो कि मेटल्स हैं, ठीक है, इस चीज के लिए। और उसके अलावा देखो बच्चों यहाँ पर उन्होंने ब्लैक कलर जो है वो सिंबल शो कर रहा है सॉलिड को, ब्लू शो कर रहा है हमारे पास लिक्विड को, जबकि रेड शो कर रहा है गैस को। तो अब देखो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन जो हमारे पास ये गैसेज हैं। बाकी सारे हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो हमारे पास बेसिकली मोस्ट कॉमनली हमारे पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जो हमारे पास रेड में है वो गैस होगी, जबकि ब्लू के अंदर सिर्फ ब्रोमीन, वो हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारे पास है ब्रोमीन, जबकि दूसरा है हमारे पास मरकरी, Hg। ये 2 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर।
ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज की अच्छी तरह समझ आई होगी। मैंने बहुत आपको इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर नंबर 8 के बारे में, ताकि आप लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को सर पे सवार ना करेंगे। चैप्टर नंबर 8 आ गया, बुक कंप्लीट हो गई है। ये बहुत ईजी चैप्टर है और काफ़ी लॉन्ग भी है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको ऐसा ऐसा कंप्लीट करेंगे। कल हम इसी टॉपिक का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर्स के हवाले से। बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।